नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बंगाल लगातार वायलेंस की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, बल्कि यहाँ तक बढ़ चुकी हैं कि बीजेपी के यानी कि केंद्र सरकार के मंत्री अगर वहाँ पर जाते हैं तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज होता है या उनके ऊपर भी पत्थर चलाए जाते हैं। हालांकि उनके ऊपर जब पत्थर चलाए गए तो उस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन केंद्र का जो रोल है वेस्ट बंगाल में, वो रोल बड़ा संशय में है। लोग देश में पूछ रहे हैं कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, अगर हिंदुओं को बचाने के लिए बीजेपी को बिठाया गया था, नरेंद्र मोदी सरकार को बिठाया गया था, तो क्यों नहीं आप वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को बचा पा रहे हैं? अगर केंद्र में सरकार आपकी है और उसके बावजूद आप हिंदुओं को बचाने में सक्षम नहीं हैं, तो किस लिए आप केंद्र में बैठे थे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस समय केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं और पूछना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि केंद्र की जो सरकार बीजेपी की है, उस सरकार को अगर कोई सोचता है कि बिठाया गया है इसलिए क्योंकि वो बहुत प्रोग्रेस करके लाएंगे, तो प्रोग्रेसवादी लोगों के लिए गुजरात मॉडल देखना ठीक है, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखने वाले लोग 2002 का गोधरा ज़रूर याद रखते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को उस स्थिति पर, उस पायदान पर देश में बिठाया गया कि भाई आप हिंदुओं को बचा लेंगे। हमारा देश जो हिंदू राष्ट्र से लगातार इस्लामिक चरमपंथ की तरफ बढ़ रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आप उसको ज़रूर बचाएंगे और आपके अलावा अभी ऐसा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, या फिर आपकी टीम में ही जो लोग हैं वो इस समय ऑप्शन के रूप में दिखते हैं कि आपकी टीम ही केवल हिंदुओं को बचा सकती है। और बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने आपका साथ दिया और आपके साथ खड़े हुए खुलकर, पहली बार ये बंगाल के इतिहास में सोचना चाहिए कि बंगाल के इतिहास में पहली बार हिंदुओं ने खुलकर बात करी। वो अलग बात है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये दंगा हुआ वहाँ पर जीतने वाले प्रत्याशी भी हिंदू ही हैं। दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनकी हम यहाँ पर, जहाँ पर दंगों की बात की जाती है, चाहे वो नोडा खाली की बात करी जाती हो या सदगचिया की बात की जाती हो, दोनों ही नॉर्थ 24 परगना के एरिए हैं। और नॉर्थ 24 परगना एरिए में, डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के जो दंगे हुए हैं, जिसमें अभी तक की रिपोर्टिंग के अनुसार 17 लोगों की मौत बताई जा रही है, 17 लोगों की हत्याएं बताई जा रही हैं। हो सकता है कि आंकड़ा ज़मीन पर दूसरा हो और ये जो न्यूज़ें निकाली जा रही हैं वो न्यूज़ें कम आंकड़ों की दी जा रही हों। हालांकि हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें 11 लोगों की का आंकड़ा बताया गया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं में 17 का स्वीकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहाँ पर गए हैं, या जेपी नड्डा जी गए हैं, या केंद्रीय मंत्री वहाँ पर गए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ आंकड़ा बताया है। मैं मान के चलता हूं कि आंकड़ा इससे ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन 292 विधानसभाओं में से ये 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन विधानसभाओं में, या मैं कहूं एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है पूरे वेस्ट बंगाल में जिसमें इस प्रकार के दंगे चल रहे हैं। और ये कोई नया काम नहीं है। हालांकि ये काम जब भी रुकेगा, रोकने का जिम्मेदारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों की बनती है। लेकिन मैं आपको इसका हिस्ट्री भी एक हमको थोड़ा सा नज़र डाल लेना चाहिए कि जो सतकछिया का एरिया है, यहाँ पर सोनाली गुहा विधायक हुआ करती थी। 2009 में एक बड़ी घटना इस विधानसभा में हुई थी, और वो बड़ी घटना ये हुई थी कि इस विधानसभा में पुलिस ऑफिशियल्स को ही कैद कर लिया गया था। सोनाली गुहा एक बड़ी लीडर उस एरिया की मानी जाती है, तृणमूल कांग्रेस से आती थी और उस समय ज्योति बासु की सरकार हुआ करती थी। और आपको बता दूं कि ज्योति बासु स्वयं इस विधानसभा से विधायक रहे हैं, यानी कि ये ज्योति बासु की विधानसभा है। और इस विधानसभा से सोनाली गुहा उस समय, जिस समय कम्युनिस्टों की सरकार बंगाल में हुआ करती थी, उस समय वो लड़ रही थी। और उसने पुलिस को भी, मतलब उसने इतने बड़े समर्थक अपने तैयार करके रखे थे, इतनी बड़ी टीम तैयार करके रखी थी कि उसने पुलिस को भी गिरफ्तारियां करके दी थी। 2016 तक वो विधायक रही और इस बार वो सीट चेंज हुई है। इस बार वहाँ से मोहन चंद्र नस्कर विधायक हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस से ही आते हैं। और मोहन चंद नस्कर पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर सीपीआईएम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीपीआई वहाँ पर मुख्य पार्टी रही है, तो सीपीआई के गौतम पाल, और तीसरे नंबर पर बीजेपी के चंदन पाल, ऐसी सीक्वेंस रही है। चौथे नंबर पर बीएसपी के संजय कुमार शाह वहाँ चुनाव लड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब ये 2 विधानसभाओं में ये चल रहा हो और इस प्रकार के गुंडे
वहाँ टीएमसी से चुनकर आए हों, तो केंद्र सरकार के पास क्या ऑप्शन है कि इस एक ज़िले में क्या ऑप्शन लिया जाए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टीम बनाई थी ग्राउंड रिपोर्ट लाने के लिए, क्योंकि हमारी मीडिया में और हमारी सोशल मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही हैं उन रिपोर्टों पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। कारण ये है क्योंकि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएस बेस्ड हैं और यूएस देश में जितनी अशांति, केंद्र की सरकार के खिलाफ जितनी अशांति फैलाने वाले ट्वीट या मैसेज हैं उनको वो ऊपर लेकर आती है और जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्कुलेट करते हैं ताकि केंद्र की सरकार को किसी तरह से भी हाशिए पर खड़ा किया जा सके, क्योंकि विदेशी शक्तियों का तब तक भारत में कोई भला नहीं हो सकता जब तक नरेंद्र मोदी को यहाँ डाउन ना कर दिया जाए या भारतीय जनता पार्टी जो आज की सरकार बैठी है उसको डाउन ना कर दिया जाए। उसको डाउन करने के लिए नित्य नए प्रकार के, जैसे आपने गूगल टूल किट की बात याद होगी जो किसान आंदोलन के दौरान थी, और ऐसे बहुत सारे प्रकरण आपको याद ही होंगे जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने या इन सोशल मीडिया वालों ने खूब प्लान बनाकर देश में अफरा तफरी फैलाने का प्रयास किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में शांति है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो 17 लोगों, 18 लोगों, 20 लोगों या जो भी संख्या है उनकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल शांत है। मैं ये कह रहा हूँ लगातार लोग उसका शायद कुछ हमारे हमको जानने वाले कुछ 1-8% लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि जो भी ये हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, और केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, ये उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि वो अपने समर्थकों को, अपने लोगों को जिन्होंने पहली बार खुलकर उनका समर्थन किया, दबाव इतना सब कुछ वेस्ट बंगाल में होने के बावजूद वो खुलकर बोले हैं, उनका संरक्षण करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। यही कारण मुझे लगता है रहा होगा कि केंद्रीय मंत्री ने उस एरिया में विजिट किया जो दंगा प्रभावित था। उस एरिया में विजिट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां विजिट किया। लगातार वहां गवर्नर एक्शन में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अजय भल्ला जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने 246 में डायरेक्शन इशू कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया है। बीजेपी समर्थित कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशनें डाल दी हैं और हाईकोर्ट ने भी चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है जिनके एफिडेविट पर बयान आने ही वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी बीजेपी समर्थित कुछ लोगों ने पिटीशन डाल दी है कि इन मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो प्रयास हो सकता है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी सवाल यहाँ पर आता है कि 356 लगाया जा सकता है, क्या वेस्ट बंगाल को कब्जे में लिया जा सकता है? इतने बड़े वेस्ट बंगाल में एक जिले में अगर कोई दंगे होते हैं तो उस एक जिले के आधार पर पूरे स्टेट के ऊपर जो अभी नवनिर्वाचित सरकार हो उस पर 356 लगाना मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की दृष्टि में न्यायोचित होगा। हाँ, क्या हो सकता है वो फैक्ट फाइंडिंग के बाद ही निकाला जा सकता है, क्योंकि मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पुराने बहुत सारे वीडियोस तोड़ फोड़ कर कई एक एंगल से बनाकर, हमारे यहाँ तो क्रिएटिव लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो फोटोग्राफ की क्रिएटिविटी जानते हैं, वो वीडियोस की क्रिएटिविटी जानते हैं, डिफरेंट एंगल्स बनाना जानते हैं, उनमें कुछ मिक्सिंग करना जानते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार के वायलेशन के वीडियोस और फोटोज़ लगातार वायरल हो रही हैं। हिंदू समाज उस पर चिंता कर रहा है। ये अच्छी बात है कि अब हिंदू समाज इस प्रकार खड़ा हो गया है कि वो हिंदुओं की चिंता करने लगा है और खुलकर बोलने के लिए तत्पर है। हालांकि वो केवल सोशल मीडिया पर ही खुलकर बोल रहा है। हाँ, वो ग्राउंड पर कितना खुलकर आएगा ये तो भविष्य ही बताएगा कि वो ग्राउंड पर कितना आने को तैयार है, क्योंकि 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की जो सिचुएशन है वहाँ पर हिंदू समाज क्यों नहीं ऐसे वायलेटर्स के खिलाफ इकट्ठा उठकर आ रहा है। जबकि वहाँ केंद्रीय मंत्री विजिट कर रहे थे तो उनके ऊपर जब हमले हुए तो हिंदू समाज को उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, या जेपी नड्डा साहब वहाँ पर विजिट करने गए और उनके विजिट के दौरान भी बहुत सारे प्रकार के कार्य करने की कोशिश की गई तो क्यों नहीं हिंदू समाज वहाँ खड़ा हुआ। ये सोशल मीडिया पर ही विक्टिम कार्ड क्यों चला रहा है, ये बहुत सारे चिंतनीय विषय हैं, क्योंकि हिंदू समाज को निकलकर सामने आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली निकलकर आना पड़ेगा। ये जो सोशल मीडिया के थ्रू बोल रहा है, बोलना ठीक भी है, बोलना चाहिए क्योंकि अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन हम कितना रोड पर उतर कर आते हैं ये हमको सोचना ही पड़ेगा। हाँ, बंगाल के दंगों के विषय में मैं आपको बता दूं कि मैं भुक्तभोगी हूँ। हालांकि लोगों ने बहुत सारे प्रश्न मेरे ऊपर खड़े किए, मैं भुक्तभोगी हूँ। जब वेस्ट बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैंने विजिट किया था
और जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2019 के विजिट के दौरान मैं और बाबुल सुप्री जो केंद्रीय मंत्री थे उनको वहाँ पर घेर लिया गया था। मेरा कार्यक्रम था वहाँ पर एनआरसी को लेकर और सीएए को लेकर और आर्टिकल 370 को लेकर। मैं वहाँ एक वक्तव्य देने गया था, यूनिवर्सिटी के अंदर वक्तव्य देने गया था और ओपन डिबेट में मैं मुख्य वक्ता था और ओपन डिबेट हमने रखी थी कि हमारे वक्तव्य के बाद सीएए, एनआरसी, आर्टिकल 370 पर जो कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित प्रश्न करेंगे मैं उसको लीगली सेटिस्फाइड करूंगा। लेकिन उनके पास चूंकि क्रिटिसिज्म का कोई और साधन नहीं था, लीगली स्ट्रांग व्यक्ति हो, लीगली प्रिपेयर्ड व्यक्ति हो, तो उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। इसलिए उन्होंने हमको चारों ओर से घेर लिया था और मैं उस समय मॉब लिंचिंग के दौरे से गुजरा था। मैं बच गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ बोल रहा हूँ। लेकिन मैं स्वयं में भुक्तभोगी हूँ कि हम 5 घंटे से 6 घंटे के बीच वहाँ पर फंसे रहे और वहाँ के राज्यपाल माननीय जगदीप जी धनखड़ हमको रात में अपनी पर्सनल फील्ड लेकर बचाने गए थे। और ममता बनर्जी को उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा कमिश्नर काम कर रहा है। कमिश्नर ने कह दिया कि वाइस चांसलर से पूछना पड़ेगा तभी हम यूनिवर्सिटी में घुस सकते हैं, और वाइस चांसलर स्वयं हमारे साथ थे। इसलिए वाइस चांसलर से कैसे पूछा जा सकता है जब तक वो अंदर नहीं आते। ये मुर्गी और अंडे की बात आ गई कि पहले अंडा आए कि पहले मुर्गी। ऐसी स्थितियां वेस्ट बंगाल में हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2/3 बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसको 2 दिन शपथ लिए हुए हों, क्या उस पर 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है या कुछ और किया जा सकता है? यस, और दूसरे साधन हैं। लेकिन जब तक फैक्ट फाइंडिंग ना हो, जब तक वहां ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक सही रिपोर्ट ना आ जाए, ये जो सोशल मीडिया का भरमंडा चल रहा है इसके अतिरिक्त सही रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक कोई भी एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता। जो लिया जा सकता है वो 256 के डायरेक्शन इशू किए जा सकते थे, जो केंद्र सरकार ने तत्काल इशू कर दिए और चीफ सेक्रेटरी को बताया कि अगर इसमें जो भी दोषी हैं उनको उनके खिलाफ स्टेप लिया जाए और ये किया जाए। जो भी उन्होंने एक लंबा डिटेल्ड डायरेक्शन इशू किया है, और मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्शन इशू करने के बाद वहाँ अभी कुछ आगे बढ़ा है। वो पुराना वाला किस्सा ही सब चल रहा है, पुराने वाले किस्से को ही सामने लाया जा रहा है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हाँ, छोट-मोट घटनाएं ज़रूर हो रही हैं। अब बात ये आती है कि ऐसी परिस्थिति में राज्य में के उस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जा सकता है। राज्य के उस डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल्ड एरिया भी घोषित किया जा सकता है। आपको याद है ना कि पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग का क्षेत्र है। दार्जिलिंग के क्षेत्र में गोरखा वर्सेस दर्श चलता है और गोरखा वर्सेस दर्श वहाँ वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था, तो केंद्र की सरकार ने उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित करके सीधा अपने कब्जे में एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था। और आज भी दार्जिलिंग का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्शन होम मिनिस्ट्री करती है और बाकी प्रदेश ममता बनर्जी या वहाँ की राज्य सरकार देखती है। तो क्या 24 परगना या साउथ या नॉर्थ 24 परगना उस क्षेत्र में इस प्रकार के वायलेंस होते हैं जिसमें राज्य की मुख्यमंत्री या राज्य की सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है या नहीं कर पा रही है आफ्टर ऑल, तो क्या उस पर नीचे की रिपोर्टिंग आए और उस रिपोर्टिंग के आधार पर केंद्र सरकार सीधा उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर ले 356 लगाने की बजाय, और शेड्यूल्ड एरिया घोषित करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्ट उसको कंट्रोल करके उसको चलाने लगे। ये संभव है कि 5 लोगों की जो टीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडिशनल सेक्रेटरी के नेतृत्व में वहां भेजी है, जो आज कल गवर्नर साहब से मिलने गई और गवर्नर से फैक्ट जानने की कोशिश की और गवर्नर की रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी कि आप बताइए कि आपके पास जो रिपोर्टें हैं, जो उनकी गवर्नर की अपनी इंटेलिजेंस यूनिट रहती है या उनके अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं, उन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर इस डिस्ट्रिक्ट में इन 2 विधानसभाओं के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वायलेशन हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस के आधार पर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं, जहां केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। और वहां की पुलिस क्या कर रही है? एक पुलिस स्टेशन जो कि स्वयं में नोदा खाली पुलिस स्टेशन है, क्या उस पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का हश्र हुआ? क्या वहां के पुलिस कमिश्नर या जो एसएसपी एसपी बैठता है उसका कोई हश्र किया गया? क्या पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए राजी है कि वहां से जो अब टीएमसी के दोनों विधायक चुनकर आए हैं, उन दोनों विधायकों की विधायकी निरस्त कर दी जाए? क्या चुनाव आयोग अब आगे से इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि जिन एरियो में भी कोई विधायक जीत कर आता है,
अगर उसके क्षेत्र में वायलेशन होता है और ये पाया जाता है कि उसकी पार्टी के लोग, जिस पार्टी से वो जीत कर आया है, उसकी पार्टी के लोगों के द्वारा ये वायलेशन किया जा रहा है, हारे हुए प्रत्याशी के ऊपर ये अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, तो क्या उसको विधायक रहने का अधिकार है? क्या उसको विधायक का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? क्या उसको विधायक डिक्लेयर करना चाहिए? या फिर उस एरिया को परमानेंटली शेड्यूल्ड एरिया कम से कम 5 वर्ष के लिए, नहीं तो 2-3 वर्ष के लिए घोषित कर देना चाहिए, ताकि केंद्र की सरकार उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर सके और वायलेशन की स्थिति, वहां का जो सब्जेक्ट मैटर है पार्टी, विनिंग पार्टी वर्सेस लूजिंग पार्टी, ये मैटर ही खत्म हो जाए। ये मुझे लगता है कि आज के जो विचार हैं उनमें शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना, इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ के विधायक को निरस्त करना, वहाँ की पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में ले आना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्शन देना, और उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की विधानसभा में या वहाँ के मुख्यमंत्री की होना, और उसको भी कटघरे में खड़ा करना और उससे सार्वजनिक प्रश्नोत्तर करना कि कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी लगातार ये बात वहाँ पर कह रही हैं कि ये बीजेपी वायलेंस है, ये बीजेपी के द्वारा उकसाया गया या सेल्फ क्रिएटेड वायलेंस है, लेकिन ममता बनर्जी साहब, मुझे लगता है साहिबा भूल जाती हैं कि बीजेपी क्रिएटेड होता तो अपने ही कार्यकर्ताओं को, जो 15 से 20 कार्यकर्ताओं की वहाँ पर हत्या बताई जा रही है, वो अपने ही कार्यकर्ताओं की कोई हत्या नहीं करता। और अगर हत्या हो रही है, उनके ही कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो जो प्रश्न खड़ा होता है वो केंद्र की सरकार को ही कटघरे में किया जा रहा है। ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, केवल आपकी पार्टी, जो आपके यहाँ सोनाली गुहा का प्रकरण है, जिसमें 2009 का एक बड़ा वायलेंस उस विधानसभा में देखा गया था, क्या वो आप रिपीट कर रहे हैं? 2001 से वो विधानसभा तृणमूल कांग्रेस, वो विधानसभा इनफैक्ट पूरा एरिया ही तृणमूल कांग्रेस के पास है। मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस वहां 2001 के चुनाव से लगातार एक हैवी चुनाव लड़ती आ रही है, और धीरे धीरे जैसे आज बीजेपी वहां बढ़ रही है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस भी 3 विधानसभाएं लड़कर वहां सत्ता पा पाई थी। 3 विधानसभाओं के बाद वो सत्ता में आ पाई थी। बीजेपी भी उसी तरफ अग्रसर है और ये संभव है कि अगली बार बीजेपी सत्ता में होगी। और जैसा असम में, चूंकि वेस्ट बंगाल का जो स्थिति है उससे ज़्यादा खराब स्थिति असम में थी, असम की स्थिति आज कंट्रोल हो चुकी है। वहाँ के लोगों को सर्बानंद सोनोवाल सरकार के ऊपर विश्वास हो चुका है, बीजेपी को विश्वास हो चुका है कि वो ही बचा सकते हैं, केंद्र की सरकार बचा सकती है और वो ही उनके संरक्षक हैं। लेकिन अभी ये ट्रांजिशन पीरियड बंगाल से गुजर रहा है, और ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जो मेजर्स लिए जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा या सरकार के द्वारा, वो मेजर्स लेना उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो मुझे लगता है जैसे ही ये रिपोर्टें इनकी आने वाली हैं, गवर्नर की रिपोर्टें आने वाली हैं, क्योंकि अगर इन पर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके बाद कोर्ट को भी फेस करना पड़ेगा, और कोर्ट को फेस करते समय हमें बताना पड़ेगा कि ये फैक्ट फाइंडिंग आई थी, ये हमने कमीशन बिठाया था, इस कमीशन की ये रिपोर्टें आई थी, ये लोग दोषी थे, ये लोग दोषी नहीं थे, और इन लोगों में ये पीछे से बैकअप था, इसलिए इन जिलों को डायरेक्ट शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया था और केंद्र ने अपने कब्जे में ले लिया था। सेंट्रल फोर्सेस वहां पर लगा दी गई थी और उसमें सेंट्रल की एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, और उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी हैं उनको सीधा जेल, और अगर सही से प्रूफ होता है तो उनको फांसी के फंदे तक ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। ये अगर आप नहीं करेंगे और डायरेक्ट एक्शन केंद्र की सरकार लेगी तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर कटघरे में खड़ी हो जाएगी, और पूरे प्रदेश में तो एक्शन लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश के एक जिले में प्रॉब्लम है और उसकी भी 2 विधानसभाओं में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, या हो सकता है और विधानसभाओं में भी प्रॉब्लम हो, अभी तक रिपोर्टें नहीं आ पा रही हों, वो रिपोर्टें आएंगी तो पता लगेगा। अगर ऐसे 2, 4, 5, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ऐसा रहता है तो उन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 या 4 जिलों को सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा अपने कब्जे में लेकर उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकती है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे दार्जिलिंग को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करके रखा है और केंद्र के कब्जे में, केंद्र के डायरेक्शन पर, यानी कि फोर्सेस केंद्र की हैं और केंद्र वहां पर सीधे आर्मी से एक्शन लेती है या सेंट्रल फोर्सेस उस पर एक्शन लेती हैं, वैसा कुछ किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी ये रिपोर्ट 1-2 दिन में आ ही जाएगी और उस पर जो बड़ा एक्शन होम मिनिस्ट्री को लेना चाहिए वो होम मिनिस्ट्री उस पर एक्शन लेने को तत्पर हो जाएगी और लेगी भी। तब तक हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, वहाँ के समाज को धैर्य बनाना चाहिए, वहाँ के समाज को हिम्मत देनी चाहिए, और केंद्र की सरकार के मंत्री जो वहाँ पर जा रहे हैं उनको भी हिम्मत देनी चाहिए कि आप और जाइए और वहाँ के लोगों को हिम्मत बनाइए। थैंक यू वेरी मच।